यह है क्या मम्मी जी, पिछले आधे घंटे से बस 2 गिलास और 2 प्लेट ही साफ की है आपने। सारे बर्तन क्या शाम तक धोएंगी? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। एक बहू को इस घर में तो आप आराम दे नहीं पाई और दूसरी बहू लाने के लिए इतना उत्साहित है कि घर के कुछ काम भी आपसे नहीं हो पा रहे हैं। अरे रे देखो तो जरा, बेचारी मेरी सासू माँ को ना हाथों में इतनी ताकत है कि बर्तन धो सके और ना औकात इतनी है कि एक नौकरानी रख सके, लेकिन सपने इतने बड़े बड़े कि पूछो मत। नई बहू लाने के लिए कितना छटपटा रही हैं। क्यों मम्मी जी, सही कह रही हूँ ना मैं? पूनम अपनी सास ममता जी से कहती है। करीब 60 वर्षीय ममता जी भीगी पलकों से कहती है, बहू धो तो रही हूँ बर्तन, अब बूढ़ी हड्डियों में जितनी ताकत रहेगी उतना ही तो शरीर चलेगा। और एक बात बताओ बहू, तुम्हें भी तो मैं बहू बनाकर इस घर में लाई थी, पर मुझे क्या मिला? इस घर में तुम्हारा ही शासन चलता रहे, इसके लिए क्या मैं अपने छोटे बेटे मुकेश की शादी भी ना करवाऊं? अरे तुम्हें तो बस अपने पति और अपने बच्चों से मतलब रहता है। मुकेश बेचारा अपनी सारी कमाई तो तुम्हारे हाथ में रख देता है, पर बदले में एक वक्त का खाना भी उसे ढंग से नसीब नहीं होता है। अब उसे भी तो देखने वाली कोई होनी चाहिए। पूनम बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, ले आइए नहीं बहू, पर इतना याद रखिए मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो जो मैं बोलूँगी वही होगा, वरना सोच लीजिए मैं अपने देवर की शादी होने नहीं दूंगी। कह दूंगी सबसे कि उनकी बुरी नज़र हमेशा मुझ पर रहती है, तो कौन भला इंसान अपनी बेटी देगा उन्हें? बोलिए। ममता जी बोली, नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना। क्यों अपने ऊपर पाप का बोझ बढ़ा रही हो? याद रखो, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तुम्हारे कर्मों की सजा एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ये एक माँ का श्राप है। पूनम बोली, अरे मैं तो डर गई। हाँ हाँ जाओ, आप जैसे श्राप देने वाले कई आए गए। अगर आप चाहती है कि देवर जी की शादी हो जाए तो जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाइएगा, वरना जीवन भर आपका बेटा कुंवारा रह जाएगा। तो बोलिए, आप मेरी बात मानेंगी कि नहीं? ममता जी एक पल को रुक गई, फिर उन्होंने मन में सोचा, देखने वाला तो ऊपर बैठा है, बुरा करने वाला चाहे जितनी कोशिश कर ले, पर होता वही है जो राम चाहे। ईश्वर पर भरोसा रखकर ममता जी ने अपनी बड़ी बहू पूनम को हाँ में सिर हिला दिया और चुपचाप अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया, ये सोचकर कि आगे भगवान जो करेगा सब अच्छा करेगा। ममता जी के 2 बेटे मोहन और मुकेश। मोहन सीधा साधा, जिसकी शादी पूनम से हो गई, और छोटे बेटे की शादी के सपने आज भी ममता जी देख रही हैं। पूनम बड़े घर की चालाक लड़की थी, वह आते ही घर की मालकिन बनने के सपने देखने लगी। अब बूढ़ी सास और देवर के रहते यह योजना तो सफल नहीं हो पा रही थी, तो उसने ममता जी को घर की मालकिन से नौकरानी बनाकर रख दिया। घर की शांति के लिए ममता जी अपने बेटे से कुछ कहती नहीं थी, इसलिए पूनम अपनी कोशिशों को अंजाम देने में लगी रहती, लेकिन हर बार वह नाकाम हो जाती थी। अब ममता जी डर के मारे अपने बेटों से कुछ कहती नहीं थी, तो एक रोज़ पूनम ममता जी से बोली, माँ जी सोच लीजिए, अगर ज़्यादा चालाक और पढ़ी लिखी लड़की घर में आ गई तो आपका क्या हाल हो जाएगा? पहले से ही आपकी गाड़ी धीमे चल रही है, कहीं जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है वह भी ना चली जाए, इसलिए मेरे दिमाग में एक योजना है, आप कहे तो बताऊं? ममता जी जो किसी भी हालत में बस मुकेश की शादी करवाना चाहती थी, वह पूनम की हर शर्त मानने को तैयार थी। तो उन्होंने कहा, हाँ बहू, कहे तो तू सही रही है। चालाक बहू आने पर सास की क्या दुर्दशा होती है यह मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तो फिर बताओ क्या किया जाए? अब मुकेश की शादी का भी समय आ गया है। तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी सीधी सादी गाय जैसी लड़की हो तो ज़रूर बताना। अब बस मैं अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ, मेरी अन्य कोई इच्छा बाकी नहीं है। पूनम अपनी चालाकियों पर मुस्कुराई और बोली, ऐसी अभी तक तो कोई नहीं है, पर अगर आपको ठीक लगे तो वह हमारे गांव के रमन चाचा है ना, उनकी बेटी नेहा, सुना है बड़ी सीधी सादी है, और वैसे भी रमन चाचा हमारी खेती बाड़ी का काम देखते हैं। बेचारे गरीब है तो उनका भी कुछ भला हो जाएगा। बस उसकी तारीफ ही सुनी हूँ, आज तक कभी उससे मिली नहीं हूँ। अब ज़्यादा पढ़ी लिखी तो होगी नहीं, गरीब घर की जो है। आप कहो तो उससे मुकेश की बात चलाएं। ममता जी जो अपने बेटे का घर बसाने के लिए हर दुख सहने को तैयार थी, भला इस रिश्ते के लिए क्यों मना करती? वो बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है बहू, मैंने भी एक बार उसे देखा था, पर बहुत साल पहले, और फिर वह लोग गरीब है तो नेहा दूसरे के दुख को भी तो समझेगी ही। बस मेरे मुकेश के कष्ट को वह अपना कष्ट समझे और मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए, और मुझे क्या चाहिए?
पूनम खुश होकर बोली, सही पकड़ी है माँ जी, और इस घर के कामकाज करने के लिए भी एक और सदस्य मिल जाएगा। इतना कहकर पूनम मन ही मन खुश होने लगी। तो ममता जी बोली, बहू तुम अपने देवर की शादी सीधी सादी लड़की से इसलिए करवाना चाहती हो ताकि उससे तुम घर के काम करवा सको। इतना याद रखो, इस घर की आधी हिस्सेदार वह भी होगी। पूनम बोली, अरे नहीं माँ जी, वो तो मैंने कभी घर के काम किए ही नहीं हैं, इसलिए आपको सब करना पड़ रहा है। और भला मैं अपनी देवरानी को नौकरानी क्यों बनाऊंगी? वो तो आपकी मदद के लिए आएगी, फिर तो ठीक है ना। इतना कहकर मुस्कुराते हुए पूनम अपने कमरे में चली गई। ममता जी बुदबुदाने लगी, मैं तुम्हारी चालाकी खूब समझती हूँ बड़ी बहू। तुम अपने दिमाग के घोड़े कहाँ दौड़ा रही हो यह भी मैं जानती हूँ। और यह औरत सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है। हे भगवान, यह औरत कितनी स्वार्थी है। अपना काम तो खुद करती नहीं, वह भी मुझसे करवाती है। और अब होने वाली देवरानी से भी यह सारे घर के काम करवाएगी ताकि खुद घर में एक सेठानी की तरह रह सके। लेकिन भगवान, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ। मेरे मुकेश और उसकी होने वाली पत्नी के साथ न्याय करना बस अब आपका ही सहारा है। समय बीता, कुछ महीनों में ही मुकेश और रमन काका की बेटी नेहा की शादी हो गई। अब पूनम बड़ी बहू से जेठानी भी बन गई थी। 2 दिन बाद ही पूनम ने नेहा से रसोई पूजन करवाया और उसके बाद पूरी रसोई की जिम्मेदारी ममता जी और नेहा पर डाल दी। अब नेहा पूरे दिन घर के काम करती रहती और जब शाम होती तो पूनम कहती, नेहा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो क्या तुम मेरे पैर दबा सकती हो? नेहा भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप जेठानी के पैर दबा देती। समय ऐसे ही बीतता गया। नेहा नौकरानी बनकर रह गई थी, लेकिन पूनम की आंखों में पानी नहीं था। वह अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। मोहन हमेशा की तरह अपनी पत्नी की हरकतों से अनजान आराम से दफ्तर जाता था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा था तो उसकी नौकरी भी अच्छी थी। और वहीं मुकेश, इसके आगे की पढ़ाई के लिए पूनम ने आनाकानी की थी, जिसके कारण मुकेश 12वीं पास था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। वह सुबह जल्दी काम के लिए निकलता और रात में लौटता था। एक दिन मुकेश सुबह सुबह जल्दी से चाय नाश्ता करके फैक्ट्री के लिए निकल ही रहा था कि तभी पूनम वहां आई और कुछ कागज उसके हाथ में देते हुए बोली, देवर जी, बाबूजी के कुछ पैसे आए हैं, वह माँ जी के नाम कर देने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मुकेश बोला, हाँ हाँ भाभी, आपकी सोच बहुत अच्छी है। पूनम बोली, तो बस उसी के कागज है, इस पर आपका भी साइन चाहिए होंगे, आप साइन कर दीजिए। मुकेश भी जल्दी में नाश्ता करते हुए कागजातों पर साइन कर देता है। उसे मालूम नहीं था कि वह कोई आम कागज़ नहीं बल्कि एप्लीकेशन पेपर और घर के आधे हिस्से के कागज़ थे जो पूनम अपने नाम पर करवा रही थी। बड़ी चालाकी से पूनम ने मुकेश से साइन करवाए और अपने कमरे में जाकर खुशी से नाचने लगी। वहीं रसोई में काम कर रही नेहा ये सारी चालाकी देख रही थी, लेकिन उस वक्त वह समझ नहीं पाई। पर अपनी जेठानी के चेहरे की चालाकी उसे शक करने पर मजबूर कर रही थी और उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, पर काम की धुन में फिर वह सब भूल गई। अब तो पूनम के पैर घर में टिकते ही नहीं थे। वह हर समय शॉपिंग, मूवी यही सब करती रहती थी, क्योंकि उसे लगता था अब तो सब कुछ उसके नाम पर है। तो वह भी निश्चित हो गई। एक रोज पूनम सबके साथ आंगन में बैठकर चाय पी रही थी। जैसे ही उसकी नज़र नेहा पर पड़ी, वह नेहा से बोली, नेहा, आज रविवार है, ज़्यादा काम तो होगा नहीं। देखो मेरा कमरा बहुत गंदा हो गया है, तो ऐसा करो उसकी थोड़ी साफ सफाई कर दो। वैसे भी पूरे दिन तुम घर में ही बैठी रहती हो, देखो कितनी चर्बी बढ़ती जा रही है। कुछ मदद चाहिए हो तो बोलना, मैं यहीं बैठी हूँ। नेहा तो पहले ही पूनम के बर्ताव से हैरान थी, पर जब पति कम कमाता हो तो पत्नी चुप रहने में ही भलाई समझती है। तो नेहा भी अपनी जेठानी के कमरे की साफ सफाई करने में लग गई। सफाई करते करते उसे जेठानी के कमरे में मुकेश से साइन करवाए हुए उस दिन वाले कागजात मिले। वह उन्हें ध्यान से पढ़ने लगी। तब जाकर नेहा को याद आया कि उस दिन पूनम कैसे खुशी से नाच रही थी। एकाएक नेहा के मुंह से निकला, अच्छा तो उस दिन यह कांड करके बैठी थी जेठानी जी। इस घर की आधी जायदाद के कागज भी उन्होंने अपने नाम करवा लिए और मेरे भोले पति देव ने साइन कर भी दिए। भगवान, आपने मेरे पति को इतना सीधा क्यों बनाया कि कोई भी धोखे से उनके हक को मार लेता है और उन्हें पता तक नहीं चलता है। नेहा की आंखें खुल गई। वह उन कागज़ों को लेकर आंगन में सबके सामने बोली, जेठानी जी, मैंने आधे घर की सफाई कर दी है, अब बाकी की सफाई आप कर लीजिए। पूनम आंखें दिखाते हुए बोली,
नेहा, यह तुम क्या बोल रही हो? दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा? जानती हो ना मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। नेहा बोली। हाँ जानती हूँ, पर लगता है यहाँ जो बाकी के लोग बैठे हैं वह आपकी सच्चाई से अवगत नहीं हैं। सब आश्चर्य से नेहा को देखने लगे। तभी मुकेश बोला, नेहा तुम भाभी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? नेहा बोली, आप कितने सीधे हैं जी। आपकी इसी अच्छाई के कारण इन्होंने फ़ायदा उठाया है माँ जी। आपने भी मुझे आज तक अपनी बड़ी बहू की चालाकियों के बारे में कुछ नहीं बताया, पर आज मैं उनकी सारी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दूंगी। यह देखिए इन्होंने धोखे से कैसे आपके हस्ताक्षर लिए ताकि बाबूजी के एफडी के पैसे और संपत्ति का आधा हिस्सेदारी जो आप थे वह भी उन्होंने अपने नाम पर धोखे से करवा लिए। याद है आपको उस दिन जो आपसे उन्होंने हस्ताक्षर करवाए थे? इतना कहकर नेहा ने सारे कागजात अपने जेठ और सास के सामने रख दिए। यह देखकर सब दंग रह गए। तभी पूनम की सास हंसने लगी और बोली, बहू आज तुम्हारे पाप का घड़ा फूट कर रहेगा। आज तक मैंने अपने बच्चों के सामने भी कुछ नहीं कहा, पर आज मैं भी सारी बात बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। इतना कहकर ममता जी ने रोते रोते अपनी आप बीती बताई। यह सुनकर नेहा भी हैरान रह गई कि कोई औरत अपनी बूढ़ी सास के साथ इतनी कठोरता से कैसे पेश आ सकती है। पूनम की चालाकी देखकर उसका देवर मुकेश दंग था। वह बोला, भाभी मैं तो आपकी इतनी इज्जत करता था, आप मेरे लिए माँ समान थी। अगर आप एक बार मुझे कह देती तो मैं खुशी खुशी आपको सब कुछ दे देता, क्योंकि नेहा को भी जायदाद और पैसों का कोई लोभ नहीं है, पर आपके मन में इतना लालच भरा है और आपने मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। क्यों? यहाँ तक कि आप मेरी शादी के लिए भी माँ को ब्लैकमेल करती थी। छी छी। तभी मोहन अपनी कुर्सी से उठा और एक जोरदार थप्पड़ पूनम को जड़ते हुए बोला, धिक्कार है मुझे तुम पर। तुम्हें मैं क्या समझता था और तुम क्या निकली? तुम मेरी बीवी हो और इस घर की बड़ी बहू। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे लालच में तुम इतनी अंधी हो गई कि अपने ही परिवार को ख़त्म करने चली थी। क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी के हक को मारकर कोई भी संसार में सुखी नहीं रह सकता? ममता जी बोली, बहू अब सबके सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई कि तुम मुकेश की शादी एक सीधी सादी और गरीब घर की लड़की से क्यों करवाना चाहती थी। अब तुम क्या करोगी? तुम तो अपने ही जाल में फंस गई। पूनम बोली, नेहा इसका मतलब तुम पढ़ी लिखी हो, तभी मेरी चाल मुझ पर उल्टी पड़ गई। मैं तो तुम्हें गंवार और अनपढ़ समझकर इस घर में लेकर आई थी, पर तुम तो पढ़ना लिखना जानती हो। तुम कोई सीधी सादी लड़की नहीं हो। झूठ बोला था तुम्हारे माँ बाप ने। इसका मतलब तुम अंग्रेजी भी पढ़ना जानती हो। तभी तो तुम उन कागज़ों को पढ़कर समझ पाई कि इसमें क्या लिखा था, है ना? और आज तक तुम हमें बेवकूफ़ बनाती रही। तुम्हारी इतनी हिम्मत। पूनम ने अपना हाथ जैसे ही नेहा की तरफ बढ़ाया, मोहन बोला, खबरदार जो तुमने नेहा को हाथ लगाया तो तुम आज के आज इस घर से निकल जाओ। इतना लालच और कपट तुम्हारे मन में भरा हुआ है कि मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने में भी अफसोस हो रहा है। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। निकलो यहाँ से। पूनम शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। फिर रोते हुए वह अपने देवर और देवरानी और पति से माफ़ी मांगने लगी, पर हर किसी ने अपना मुंह फेर लिया। तो पूनम ममता जी के पास जाकर बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है, पर मुझे इस घर से मत निकालिए। सोचिए मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे। उनकी तो इज्जत खराब हो जाएगी। आप इन्हें समझाइए कि मुझे माफ़ कर दें। ममता जी मोहन से बोली, बेटा इसे घर से बाहर मत निकालो। इसके परिवार की समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा है इसे इसी घर में रहने दो, ताकि इसकी अकल ठिकाने आए। और जो सब काम आज तक नेहा बहू और मैं करती थी, अब वह सारे काम यह करेगी, तब इसे समझ में आएगा। मोहन ने माँ की बात को न टालते हुए पूनम को घर में रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन उस दिन के बाद पूनम से कोई घर में ज़्यादा बात नहीं करता था और ना ही मोहन उसे पहले जैसा सम्मान देता था। अब उसकी हालत बस उस घर में रखे एक सामान की तरह हो गई थी। पूरे घर का काम उस पर आ गया था। पर नेहा जो स्वभाव की अच्छी थी, उसने अपनी सास और जेठ से अनुरोध किया कि मुझे इनकी मदद करने दीजिए, वरना मैं अपनी नज़रों में खुद को दोषी समझूंगी। उस दिन पूनम की आंखें भर आई और उसे एहसास हुआ कि जिस संपत्ति के लिए उसने रिश्तों की गरिमा नहीं रखी, आज भी वह लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। अब वह अपने अपनों से भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी, पर उसने खुद को सुधारने की कोशिश जारी रखी। सच कहते हैं लोग, किए गए कर्मों की सज़ा इसी धरती पर मिलती है।
तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।